अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा, कल बजट आया है जस्ट बाय द वे, बहुत से खतरनाक सामने आए हैं। जैसे ये सिर्फ आप ही को नहीं, को पता। मतलब हमारी मुस्कुराहट देखकर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या जबरदस्त रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब हमें इन्फ्लिक्शन की आदत हो गई, हमें कोई जर्ब ना लगाए, हमें मजा नहीं आता। इट डजंट मैटर एनी मोर, इट डज मैटर, और इसके बारे में हम पूरी एक तफसील में बात करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट लाइटली, जिसको कहा जाता है T20 वर्ल्ड कप में। आपको पता है ना, बहुत ही अगर मगर चल रहा था, तो पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में पहुंचने का एक अगर खत्म हो गया, तो टिक हो गया, वो टिक हो गया। हम ट्राई हो गया, नहीं काम आया, तो दैट्स गॉन। अमेरिका कल न्यूयॉर्क में इंडिया के हाथों 7 विकेट से हार गया, और इंटरेस्टिंग मैच था वैसे, इट वाज क्वाइट फन। इंडिया ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। अमेरिका ने 8 विकेटों पर 110 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में विराट कोहली गोल्डन डक का शिकार हुए, बाय द वे वो भी नहीं चल रहे हैं वहां पे। रोहित शर्मा भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव ने 50 की, अलबत्ता उनके पास और भी लोग हैं। मतलब ये बात होती है ना कि उनके पास सिर्फ शुरू के 19वें ओवर में हदफ भारत ने पूरा कर लिया, और इस फतह के साथ ही भारत 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में पहुंच गया है ऑलरेडी। अब जुमे को आयरलैंड को भी अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल करना होगी, यानी कि आयरलैंड को जीतना होगा, अमेरिका को एक मरतबा फिर हारना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है। हम भी देख के समझ लें एक दफा, ये लें। तो इस वक्त 3 मैचेस खेले भारत ने, तीनों जीते हैं, इसलिए 6 पॉइंट्स हैं उसके, वो सबसे आगे। रन रेट भी उसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अमेरिका ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और उसके बाद बतदरीज आप दीगर चीजें देख सकते हैं। हम अभी तीसरे नंबर पर हैं। हमारा रन रेट है *191, और हमने 3 मैचेस में से सिर्फ 1 जीता है। तो अब ये है कि अमेरिका अगर नेक्स्ट अपना हारता है, बड़ा मुश्किल लग रहा है वैसे। अभी भी आप सूरत हाल देख रहे हैं, मुश्किल लग रहा है। नहीं, पहले सुन तो लो। आयरलैंड 2 मैचेस खेला है, दोनों हारा है। अमेरिका 3 मैचेस खेला है, 2 जीता है। पाकिस्तान से भी जीता है। प्लीज जॉग माय मेमोरी एंड रिमाइंड मी, व्हिच वन डिड पाकिस्तान विन? कनाडा। हाँ, ओनली। थैंक यू वेरी मच। वही मैं सोची थी वो कब हुआ, बट वो लास्ट तो वही हुआ था। अच्छा जी, तो ये है सब कुछ आपके सामने, और अभी भी हम एक अगर निकल गया है, लेकिन अभी मगर रहता है। वैसे तो शुक्र अदा अल्लाह ताला का हर हाल में करना चाहिए, लेकिन हमारी टीम जिस तरह सजदा शुक्र बजा ला रही थी कनाडा से जीतने पे, उस पे थोड़ा सा अचंबा हमें हो रहा था कि ठीक है जीत गए हैं, अल्लाह बड़ा करीम है, रहीम है। लेकिन आप देखो यार कि आप किस लेवल की टीम हो, और कनाडा से जीतने पे आप इतने मुतमईन हैं। अब खेल में जब आप जीत रहे हो, इट डजंट मैटर कि किससे जीत रहे हैं, जीतने की इटसेल्फ खुशी तो होती है ना अब्दुल्ला। वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज वेयर इट इज रिक्वायर्ड, बट वी कैन नॉट बी जस्ट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग। बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, और उसके बाद अगर आप लेकिन अगर मैं जीत रही हूं तो मैं चुप करके बैठ कनाडा से कोई आप बहुत बड़े मार्जिन से भी नहीं जीते हैं, और उस पे भी कह रहे थे कि हमें तो 2 ओवर पहले मैच खत्म कर देना चाहिए था। मतलब ये सारी चीजें अंडरस्टूड कि आप कनाडा से जीते हैं। यस यस एब्सोल्युटली, एंड आई एग्री विद यू, लेकिन खुशी पे तो ना क्वेश्चन करो। इट इज नो बिग डील कि आप जीत गए हैं। नहीं, आपको फिक्र होनी चाहिए रादर कि आप जीत गए, ठीक है तो जीत गए, लेकिन आपने अगले मरहले में कैसे पहुंचना है। अच्छा, ये कहना भी गलत है कि इट्स नो बिग डील के जी आप जीत गए, इट इज अ बिग डील। व्हाट इफ दे हैड लॉस्ट? तो ठीक है, मगर जो चल रहा है तसलसल वो चलता रहता है। देखिए, ये इस किस्म का एटीट्यूड जो है ना, यही एटीट्यूड हमारी टीम में भी है, और इतना अजीबोगरीब किस्म के आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर इट। कोई कहे, मतलब बहुत से लोग होंगे जो कि आगे निकल गए होंगे, ये भी नहीं कि ढोल ताशे बढ़ गए होंगे, खुशियों की बात नहीं हो रही, लेकिन यू डू सेलिब्रेट अ लिटिल बिट व्हेन यू विन। अमेरिका वाला मैच और उसके बाद इंडिया वाला मैच, मतलब हाउ कैन यू माय फ्रेंड। अच्छा जी, अगला 16 जून को है, तो उसमें बारिश हो रही है, बाय द वे, मोस्ट लाइकली ऐसा है कि बारिश हो रही है। लेकिन हम फिर अमेरिका और आयरलैंड की टीमों का कंपैरिजन भी कर लें, क्योंकि अमेरिका की टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। मतलब वैसे ये एक सवाल जरूर बनता है कि व्हाट आर दे अप टू। मतलब अभी आए हैं आप, और सिकंदर वक्त है हमारे साथ जी, और हमारे साथ कौन ज्वाइन कर चुका है हमें? is joining us from the US, और फ्लोरिडा वैसे वो पहुंच चुके हैं, और भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। याहिया से पहले बात कर लेते हैं। याहिया, सबसे पहले मौसम बताएं फ्लोरिडा का, बिकॉज ऑब्वियसली 16 को हमारा मैच है। फ्लोरिडा एज इट इज़ एक मजाक है फ्लोरिडा में जी, हर दोपहर को 3 बजे वहाँ बारिश होती है, मतलब कहा जाता है उस वहाँ के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं?
नहीं हुआ। मैं पहले सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं, कल मेरी अमेरिका के मैरी वक्त के मुताबिक कुछ 11 बजे फ्लाइट थी जो कैंसिल हुई, और 3:29 पे फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हुई, और उसके बाद 6:29 पे फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हुई। तो मैं अभी स्टिल न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और मेरी फ्लाइट जो है वो परसों तो क्यों वैसे अमेरिका का जो डोमेस्टिक एयरलाइन का सिस्टम है बहुत कोई आला नहीं है, लेकिन क्यों कैंसिल हुए जा रही हैं आपकी फ्लाइटें? उनका कहना यह था कि जी मुसलसल वहाँ पर बारिश हो रही है, और जी मुसलसल बारिश हो रही थी, और आज भी वहाँ पर जो है वो बारिश है, और मुझे कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट मिली है। और दूसरी तरफ जुमे को मैच है, और जुमे को जो मैच होगा वहाँ पर भी कुछ 70% बारिश है, लेकिन पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में इम्कान है कि मैच हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि जुमे को भी मैच हो जाएगा इंशाल्लाह, और इतवार को भी मैच हो जाएगा, क्योंकि अगर जुमे को मैच नहीं हुआ तो फिर इतवार को मैच हो या ना हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब फायदा इन सेंस कि हम तो फिर आगे नहीं जा सकेंगे, मतलब हमारे लिए नहीं फायदामंद, हमारे लिए फायदा नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग फ्लाइट अगेन। या अच्छा, ये तो आपकी अपनी फ्लाइट स्केड्यूल से हमें पता चल गया कि वहाँ के मौसम का हाल क्या है, जो आप लिटरली वहाँ पहुँच नहीं। हम ये भी बता दें कि वेस्ट इंडीज ने अपना मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत लिया है। सो इसको हम अपसेट कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि कंसीडरिंग वेस्ट इंडीज आपको पता है ना, कुड नॉट क्वालिफाई इन द प्रीवियस जो वर्ल्ड कप अभी एक हुआ था, और न्यूजीलैंड हैज बीन डूइंग pretty well, इसलिए यस दिस कुड बी टर्म्ड एज वन। अच्छा जी, याशा तुम्हारे साथ होंगे, सिकंदर भट्टी भी साथ हैं, सिकंदर भी साथ हैं, भट्टी साहब भी साथ, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। सिकंदर, क्या हाल है आपका? आई होप यू आर फीलिंग स्लाइटली बेटर। कल परसों से तो हम आपसे बात कर रहे थे, खैर बेटर क्या आपने फील करना है। कल के इंडिया और यूएस के मैच के हवाले से क्या कहना है आपका? एक सुबह उठ जाने का। अच्छा, मैं सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी शाहीन साहब, अगर आप ने अपने पड़ोसी मुल्क के जो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखी हो, कितनी सिंपल, कितनी अच्छी बॉलिंग उसने की है। उसने 4 आउट के 9 रन देके, अगर आपने देखा हो कि वो लाकर गेंद अपनी जगह पे फेंक रहा था। हमारे वाले इतना जोर लगा रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि शाहीन जोर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। जब कई दफा पिचेस जब हेल्प कर रही होती है ना, तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। एक दफा मुझे याद है, हम वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे 1979 में, पता नहीं कनाडा से मैच था या किससे, तो मैं बहुत जोर लगा के गेंद कर रहा था, तो आसिफ इकबाल मेरे पास आया, ही वाज द कैप्टन। उसने कहा सिकंदर, आपको तेज गेंद करके, यू डोंट हैव टू बी अ गुड बॉलर टू बोल फास्ट। आप तेज ना करें, आप अपनी सिर्फ जगह पे गेंद करते रहे, पिच में गेंद में मूवमेंट है। तो ये बड़ी उस वक्त से मेरे जहन में ये बात आज तक बैठ गई है। उनका स्टाइल, उनका एक अच्छा था आसिफ इकबाल का बोलने का, तो वो मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा, तो यही चीज मैं शाहीन को कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि बहुत तेज गेंद करके आप आउट करें तो वाह होगी और आपको हाथ उठाकर और इस तरह करना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी जगह पे गेंद करें। कल अर्शदीप सिंह ने एग्जैक्टली वही किया है। उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए, 4 आउट किया, पहली ओवर में 2 आउट कर दिए, बस बीच में लाके वो गेंद कर रहे थे। पिच हर कुछ कर रहा था, हर चीज पिच कर रही थी। तो ये एक मेरा मैसेज है शाहीन के लिए कि भाई शाहीन, आप बहुत अच्छे बॉलर हो, यू आर एक्सेलेंट बॉलर, मगर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। तो आप एक जगह गेंद करो, आई एम श्योर आपको भी इसी तरह कामयाबी मिलेगी। और बाकी दूसरी जो बात, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा जब हमने किस्मतों से ही जीतना है तो हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देने की क्या जरूरत है? हमें दूसरे लड़के क्यों नहीं ले सकते? हम दूसरे लड़के भी लेके जा सकते हैं। क्या जरूरी है कि जब किस्मत से ही जीतना है तो एक आदमी को क्यों लेकर जाए, दूसरे आदमी को क्यों ना लेके जाए? तो खैर एनीवे, गुड लक। और या कोई फ्लाइट आई होप कि उसको मिल जाए, ताकि हमें वहाँ के हालात पता चलें कि ग्राउंड कैसा है, गीला है क्या नहीं है। और 14 तारीख को बहुत कुछ का फैसला हो जाएगा। अगर यूएसए और आयरलैंड का मैच क्या होता है, उस पर सारा डिपेंड कर रहा है। बारिश होती है नहीं होती है, तो विल वेट। We will wait। भट्टी साहब, ये बताइएगा, अभी जो ताज़ा मैच खत्म हुआ है वेस्ट इंडीज़ का, आपको पता ही है उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं चल रही थी। न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम को उन्होंने हराया है, फिर माइंडसेट मतलब 50 पे उन्होंने, उनकी ठीक ठाक विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो 150 तक ले गए। ये 30 रन पे एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट, 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ये माइंडसेट है जिसको वी शुड ऑल्सो लुक अप टू दिस। जहां हम और खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम टीम टेम्परामेंट की भी बात करें कि यार देखिए वो कैसे मैच निकाल के लेके गए हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वाले।
बड़ी मुश्किलों से आपने याद किया। I have a friend in Trinidad and Tobago. नाउ शुक्र है। देखें, बिल्कुल वेस्ट इंडीज की टीम क्योंकि होस्ट भी है वर्ल्ड कप की, फाइनल बारबाडोस में होना है, तो वेस्ट इंडीज की टीम तो आज तीसरा मैच जीतकर अब्दुल्ला थ्रू कर गई है सुपर 8 में। अब न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच हारी हुई है, वो अभी डाउटफुल है कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो पहला मैच अफगानिस्तान से हार रहे थे, आज वेस्ट इंडीज से हार गए न्यूजीलैंड वाले। अफगानिस्तान की टीम भी दोनों मैच जीती हुई है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है कि अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में से किसी एक में क्वालिफाई करना है, तो न्यूजीलैंड के चांसेस कम है। तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारा सबक है। और जो याहिया वेदर की बात कर रहे थे, तो मैं तो क्योंकि हमारी किस्मत का फैसला फ्राइडे वाले मैच में होना है, तो मैंने तो हर थोड़ी देर बाद वेदर अपडेट चेक करता हूँ। थोड़ी देर पहले जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने दोबारा वेदर अपडेट चेक की, तो इस वक्त भी लॉरेडेल जो है वहां पर ड्रिजल हो रही है। और कल जो अमेरिका का जो मैच है आयरलैंड के साथ, उस मैच वाले दिन 80% बारिश का इम्कान है। तो हमने दवा तो नहीं की, अब मेरा ख्याल कल जुमे का दिन है, दुआओं का वक्त है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इफ वी कंपेयर टू टीम्स आयरलैंड एंड अमेरिका, हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर मैच होता है तो अमेरिका हार जाए, लेकिन क्या अमेरिका का आयरलैंड से हारना इतना आसान है? नहीं, अमेरिका आयरलैंड की टीम भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। और आपने देखा होगा कि चंद हफ्ते पहले जब पाकिस्तान की टीम आयरलैंड गई थी, तो उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया और बाकिया 2 मैचों में भी उन्होंने 180 प्लस किए। नहीं, हम तो चाहते हैं अमेरिका हार जाए। सो अमेरिका तो अब तक 3 मैचेस में से 2 जीत चुका है, अमेरिका कैसे हार जाएगा इतनी आसानी से आयरलैंड से? रन रेट पे भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो वो भी जरा एक्सप्लेन कर दें कि वहां वेयर एवरीबॉडी स्टैंड्स। देखिए, अमेरिका की टीम जिस तरह इंप्रूव कर रही है, कल अगर 22 रन पर सूर्य कुमार यादव का कैच ड्रॉप ना होता तो भारत की टीम भी मुश्किल में आ गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने ही उस मैच को निकाला, 50 रन बनाए। तो वो डे बाय डे अमेरिका को हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही इंप्रूव टीम है। स्टीवर्ट लॉ ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो बांग्लादेश के भी कोच रहे हैं, वो इस वक्त अमेरिका के कोच हैं। तो अमेरिकन टीम मेरे ख्याल में सबको सरप्राइज किया उसमें। जिस तरह वर्ल्ड कप, जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त भी लोग कह रहे थे यार अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप तो हो गया, लेकिन यहाँ फुटबॉल का कोई ऐसा कल्चर नहीं है, अमेरिकन फुटबॉल तो कुछ और है। लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी अमेरिका ने सबको इंस्पायर किया था। इस बार भी हम देख रहे हैं कि अमेरिकन टीम जो है वो सबको हैरान कर रही है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एवेन्यू खोला आईसीसी ने। अमेरिका में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लोग आ रहे हैं। कल भी आप देखें कि इंडिया के मैच में हाउसफुल था। तो मेरे ख्याल में एक गेम चेंजर है अमेरिका में क्रिकेट होना, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। अमेरिका में वैसे भी जो चीज होती है वो फिर बड़ी हो जाती है, ग्रैंड हो जाती है। कोच का जिक्र किया है भट्टी साहब, याहिया आपसे पूछना है, ये सारी टीमों के कोचेस उनके साथ ही हैं या फिर, क्योंकि हमने तो अब हर मॉडल देख लिया है ना, हमारे तो जूम पे भी कोच होते हैं, तो कभी दुबई तक रह जाते हैं, अब पाकिस्तान तक नहीं आ सकते, तो अभी क्या आपको सिस्टम नजर आ रहा है? ऑल द कोचेस आर विद द टीम्स? देखिए, कल मैंने आपको कहा था कि एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा था कि आप हमें नहीं बता रहे, ज्यादती कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह या कल मैं जरूर ये बताऊंगा कि सर्जरी हो रही है या नहीं हो रही पाकिस्तान क्रिकेट की। और दूसरी जानिब कोच के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है और वो कह रहा है अभी मैं 13 दिन का कोच हूँ, गैरी कर्स्टन साहब। और मैं आपको कह चुका हूँ कि हरभजन सिंह ने कहा है कि गौतम गंभीर ने कहा है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उन कोचेस को लेकर आता है जो अपना प्राइम टाइम पूरा कर चुके होते हैं। दूसरी बात जो हारिस रऊफ के हवाले से बड़ी चर्चा में है कि हारिस रऊफ ने कहा कि जी हम तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। नसीम शाह ने गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू आप सुनिए, मैं उनकी गुफ्तगू पर भी बड़ा हैरान हूँ, बल्कि उन्होंने बड़े जिगरे का मुजाहरा किया, बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि देखिए बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पिचेस अमेरिका में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल है। लेकिन अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनका कहना यह है कि ठीक है बल्लेबाजों के लिए पिचेस मुश्किल है, बट उनका कहना है कि भाई हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, पेशावर क्रिकेटर हैं, हमको जिस जगह पर भी खिलाया जाए हमको मुस्बत क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमको ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बतौर टीम अच्छा खेल पेश करने में नाकाम साबित रही है। तो ये नसीम शाह है, अंदाजा कीजिए, एक बॉलर कह रहा है कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और दूसरा बॉलर कह रहा है कि बतौर टीम हम जी वो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का एक टर्म आपने सुना होगा। नसीम शाह इज ऑल बट ग्रीन फ्लैग्स एंड हारिस हैज वंस अगेन प्रूवन टू बी अ रेड फ्लैग। अब बताइएगा आप सिकंदर के आयरलैंड और अमेरिका का अगर मैच होता है, अमेरिका जिस तरह सरप्राइज कर रहा है इस टूर्नामेंट में, मतलब एक एसोसिएट टीम जिसको टेस्ट कभी अभी तक दर्जा हासिल नहीं है, उसने पाकिस्तान को भी हराया, एक और कनाडा वाला मैच भी जीता, मतलब आयरलैंड देयर आर चांसेस हार जाए अमेरिका से अगर मैच हो जाए तो। हाँ देखिए वहाँ की पिच जो है वो अभी मैं वो स्कोर कार्ड ही निकाल रहा हूँ कि आयरलैंड के जो लोडरडेल जो फ्लोरिडा की पिचेस हैं उसके हिसाब से जो है अमेरिका की जब मैंने एक चीज देखी कि वो बेसिक क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब है कि इसलिए कि वो सब ऑलमोस्ट रिटायर्ड एज में हैं, तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट और वो वाली बजाय उनके में जो एक जोन्स है ना वो बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है जो ऑन साइड पे बहुत खेलता है रिजवान की तरह। अदरवाइज सारे जो है ना बड़ी बेसिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कैच ड्रॉप होने की भी चांसेस है। आयरलैंड उनके मुकाबले में प्रोफेशनल है, आप ये माने, इसलिए कि उनके आधे से ज्यादा लड़के इंग्लैंड में जाकर काउंटी और लीग्स वगैरह खेलते हैं, तो दे आर मोर प्रोफेशनल देन अमेरिकन्स। मगर अमेरिका की टीम अभी तक सिर्फ बेसिक क्रिकेट खेल रही है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ आयरलैंड विल बी अ बिट टफर साइड। और वहाँ की जो पिच है उसका वो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो मैं 1 मिनट में जल्दी से वो उसका जो लोडरडेल का जो ग्राउंड है उसकी पिच का देखें। वो जो न्यूयॉर्क की जो पिच है ना उसने बड़ा फायदा किया है इनके लिए, तो उस हिसाब से जो है उनको फायदा हुआ। जब पिच थोड़ी सी ट्रिकी होती है तो काफी टीमें बराबर हो जाती हैं आकर, तो यहाँ पर जो है वो जो फ्लोरिडा की पिच है वो देखना पड़ेगा कि इसलिए मैं चाह रहा था कि अच्छा यह आपसे पूछना है कि अगर मैच हो जाता है तो हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि मैच हो जाए अमेरिका और आयरलैंड का, और अमेरिका हार जाए तो हम फिर बस मैच जीत के पहुंच जाएंगे अगले राउंड तक, या फिर हमें उसमें अपने रन रेट का मार्जिन का ख्याल रखना होगा तब भी? अमेरिका का मैच हुआ है, उस मैच के बाद जो रन रेट है वो अमेरिका का ड्रॉप हो गया है। अब अमेरिका का रन रेट गालिबन 0.127 है और पाकिस्तान का जो रन रेट है 0.191 है। तो अगर अमेरिका और आयरलैंड का मैच होता है, आयरलैंड मैच जीता है, तो अमेरिका का रन रेट मजीद ड्रॉप होगा और पाकिस्तान टीम के लिए वैसे ही नॉकआउट मैच है, पाकिस्तान आयरलैंड को हराएगा और इंशाल्लाह अगले मरहले में पहुंच जाएगा। तो मैच होना बहुत जरूरी है, चाहे 5 ओवर का मैच हो, मैच होना बहुत जरूरी है। अमेरिका का हारना बहुत जरूरी है। अगर एक बॉल भी नहीं गिरा, पॉइंट शेयर हुए, तो फिर 16 तारीख से पहले ही पाकिस्तान की वापसी के टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और होता क्या है, वंस द टीम इज आउट दे इमीडिएटली हेड बैक टू देयर कंट्री, यही होता है या हमारे लड़के आगे इंग्लैंड जाएंगे? नहीं, आधे लड़के तो आपके इंग्लैंड जाएंगे, आधे लड़के जो है उनके मुख्तलिफ जगहों पर मुआहदे हो चुके हैं। अब क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर साहब, वो स्टिल इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। कहा जा रहा है कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर है और गुज़िश्ता मैच में वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है उन्होंने जो है वो दिया है मोहम्मद आमिर को। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं जब मोहम्मद आमिर को मैन ऑफ द मैच मिला तो बड़ा हैरान था, क्योंकि अगर आपको याद हो रमीज राजा ने कहा था कि आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है और मैं माइक रख दूंगा। फिर हमने देखा कि वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी बने और अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी जब मोहम्मद आमिर मैन ऑफ द मैच लेकर आए और रमीज राजा उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कभी के दिन बड़े कभी की रात। चलिए लेट्स सी क्या होता है। Interesting. Do you have anything else to ask? No, I just want a perspective. बल्कि सिकंदर आपने कल का चूंकि मैच देखा होगा, अब हम जरा इंडिया की स्ट्रेंथ पे भी बात करें। कल कैसा लगा आपको मैच इंडिया और यूएस का? हमारा एनडीटीवी का जो है प्रोग्राम हुआ था, एनडीटीवी का हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने एनडीटीवी वालों को जो इंडियंस थे उनको मैंने कहा था कि आपने एक बड़ा गलत फैसला किया है कि कोहली को ओपन करा है। कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसको आप थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो दें। आपने फौरन नया बॉल
मगर उनके यहाँ थोड़ी सी ये रीत रही है। पहले तेंदुलकर जो नीचे खेलते थे, जब उन्होंने ये शॉर्टर फॉर्मेट में आया तो एक ओपन चले गए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलें, और शायद कोहली को भी उन्होंने वो ही अडॉप्ट कराने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि कोहली को नीचे आना चाहिए, नंबर 3 पे आना चाहिए। अच्छा, लेकिन डज इट इवन मैटर, भट्टी साहब आप भी बता दें, डज इट इवन मैटर कि अगर क्योंकि देखिए अब बाबर जब परफॉर्म नहीं कर पाता तो बहुत तनकीद होती है। कोहली को अगर देखा जाए तो कल यूएस के मैच में और उससे पहले पाकिस्तान के मैच में भी ही हैड जीरो परफॉर्मेंस। उन लोगों को फर्क पड़ता है कि अब जब उनका स्टार प्लेयर परफॉर्म ना करे? भट्टी साहब देखें हुमा, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है, लेकिन वहां पर माहौल डिफरेंट है। आप देखें हर प्लेयर दूसरे प्लेयर को बैक कर रहा है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में जो बाबर की सिचुएशन देख रहा हूँ, पाकिस्तान टीम के कुछ महीने पहले चीफ सिलेक्टर थे इंजमाम उल हक, मैंने उनको एक टीवी चैनल पर सुना। पाकिस्तान टीम के फॉर्मर हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक, उनको मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर। हर आदमी जो है वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाबर आजम प्लेयर अच्छा है, कप्तान भी बेहतर है, लेकिन बाबर आजम पावर्स लेने की कोशिश नहीं करता। तो बाबर आजम की जो एज ए कैप्टन पावर ला लेने की एक सलाहियत है, उस पर फॉर्मर कैप्टन बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन इंडियन टीम का माहौल आप देखें, कोहली ये पावर ना लेने से क्या मुराद है वैसे? मतलब और क्या करेगा? अच्छा खासा इन्फ्लुएंस तो है उनका टीम में, या फैसले नहीं कर पाते अप्रोप्रिएटली मैच की? वो ये कह रहे हैं कि किसी लड़के को अगर खिलाना हो, मिसाल के तौर पर अगर वो चाहें कि मैं अगले मैच में आजम खान को खिलाऊं या अबरार को खिलाऊं, इस चीज पर अबरार को खिलाऊं, तो वो टीम मैनेजमेंट से आर्गुमेंट नहीं करते। वो इसी पे खुश है कि मैं कप्तान हूं, मैं कल कप्तानी करूंगा, मुझे जो भी टीम मिल जाए। वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करके इख्तियारात लेने की कोशिश, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। मतलब अब्दुल्ला जी शेखू अब्दुल्ला देखिए, ये दो जो शख्स का नाम लिया है, इंजमाम और सकलैन, वो टीम के अंदर तो नहीं है फैसला, मगर उनके रिश्तेदार वहां हैं। एक का भतीजा वहां पर है और एक का दामाद वहां पर है क्रिकेट टीम में। तो हो सकता है कि उनको अंदर की खबर जो है ज्यादा सॉलिड मिलती हो कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनके ही जो रिश्तेदार हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देते होंगे कि भाई वो तो फैसला ही सही नहीं कर पाता वो। मगर मैं तो हैरान हूँ, हमने तो ये सुना है कि सारी पावर उनके पास है, मगर वो शायद हमने भी ये सुना था कि बाबर से पावरफुल कैप्टन चाहिए। अब तो सर्जरी क्या होती है, क्या पोस्टमार्टम होता है और क्या होता है पता लग जाएगा। याह्या प्रेस करें, और भट्टी साहब, सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भाई बजट पे भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ये ना समझिएगा कि हम ऐसे ही कोई बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कराची की सड़कें इस्तेमाल करने वालों पर टोल टैक्स लगेगा। ज़िला हुकूमत कमाई बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करने का सोच रही है। सिटी काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर कर ली गई है। क्या आपने कभी पहले ये सुना है, देखा है? कराची मुल्क का पहला शहर होगा जहां शहरी आम सड़कों पर, ये कोई हाईवेज या मोटरवेज की बात नहीं हो रही, आम सड़कों पर गाड़ी या सवारी चलाने पर भी टैक्स देंगे। और सड़कें भी ऐसी जहां एक माह बाद गाड़ी की मेंटेनेंस नागुज़ीर हो जाती है। आपको पता है, मैं एग्जैक्टली इधर ही पहुंच रही थी कि कौन सी सड़कें, मतलब सड़कों के नाम पे जो सड़कें बनाई हुई हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर नॉट इवन, आप उस पर गाड़ी जब चला रहे होते हैं ना तो आप रो रहे होते हैं एक्चुअली। तो उस पर अगर टैक्स देना पड़े तो फिर तो मुझे बड़ा एतराज़ है। टोल टैक्स लेने का तरीका ये होगा कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन के वक्त केएमसी अपना टोल टैक्स जो है वो वसूल कर लेगी। पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियों से ये टैक्स सालाना और मोटर व्हीकल टैक्स की अदायगी पर लिया जाएगा। ये कैसे होगा वैसे मुझे समझ नहीं आई। आपको पता ना, बहुत से लोग तो एनीवे आई वोंट गो देयर। जमात इस्लामी और पीटीआई के अरकान ने करारदाद की शदीद मुखालफत की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस टोल टैक्स से बल्दिया उज़्मा कराची को 70 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। सो दैट्स द पॉइंट। कराची के शहरी एक और टैक्स के लिए भी तैयार रहें। अब बिजली के बिलों में म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस भी लगने वाले हैं। जमात इस्लामी यूटिलिटी चार्जेस वसूल करने के हक में है, लेकिन इसका एतराज़ ये है कि इलेक्ट्रिक के बजाय चार्जेस वसूली का कोई और तरीका इख्तियार किया जाए, क्योंकि उसे के इलेक्ट्रिक पर एतमाद नहीं है। वैसे म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस पे आप कहीं ना कहीं कंसेंस कर सकते हैं। जमात इस्लामी को कोई इलेक्ट्रिक पे एतराज़ नहीं है, बिकॉज unless and until there are funds, you can't, do anything for the city. And the funds has to be generated from some avenue at the same time.
सलमान अब्दुल्ला मुराद जो कि डिप्टी मेयर कराची हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं टैक्स वाली बात कि कराची शहर की सड़कों पुलों पर टोल टैक्स लगाने का ये फैसला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इसकी ज़रूरत किस तरह पेश आई। केएमसी टोल टैक्स के हवाले से जो आपने सवाल किया है, तो मैं इसमें ये वजाहत देना चाहता हूँ कि टोल टैक्स का जो है, ये आपने देखा पूरे दुनिया में, सिटी दुबई में जाके देखे तो वहाँ पे भी टोल टैक्स लिया जाता है। यहाँ पे कराची में हमने ये मेयर साहब ने कोशिश की थी और काउंसिल से हमने ये रेजोल्यूशन पास कराई है। केएमसी को रेवेन्यू जनरेट करने, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं कि केएमसी जिस कंडीशन में हमसे पहले जो लोग थे, जो हमें मिला है, हम चाहते हैं कि केएमसी की नज़रें किसी और सिंध हुकूमत के ऊपर ना हो। केएमसी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस शहर की खिदमत करे। इस टोल टैक्स के हम एक्साइज के ज़रिए कलेक्शन करेंगे, ना ही किसी रोड रस्तों में जाके कोई टोल लगेगा। ये सालाना बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, कोई गाड़ी रजिस्टर होती है उस पर, और जो सालाना टैक्स दिया जाता है एक्साइज को, उसी मद में ये टोल टैक्स किया जाएगा। अच्छा, आपने क्लियर कर दिया कि ये एक्साइज के ज़रिए आप लगाएंगे, सड़कों पर आप टोल प्लाजा वगैरह बनाएंगे नहीं, क्योंकि उससे ज़ाहिर ट्रैफिक जाम और वो अजीब सी एक तस्वीर जहन में आती है ना। अब ये बताइएगा कि इस वक्त तो शहर की सड़कों की जो हालत है, अब बहुत से इलाकों में तो सड़कों को सड़कों कहना भी मजाक ही होगा। आप पैसा इकट्ठा करके इन्हें ठीक ना कर पाए तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? शहरी अदालतों में चले गए तो फिर जाहिर है आपको ही इसको काउंटर करना होगा, भुगतना होगा। जहाँ केएमसी की जो सड़कें हैं आप देखें, जहाँ जहाँ हुए हैं तो उन्हें दोबारा पेच वर्क, दोबारा कारपेट किया जा रहा है और कर चुके हैं जहाँ जहाँ। बाकी इंटरनल गलियाँ जो हैं टाउन के ज़िम्मे आती हैं और टाउन कॉरपोरेशन वो करती है। जो मेन सड़कें जो केएमसी की हदूद में बड़े शाहराए हैं, उस पर केएमसी के काम जारी हैं। काम जहाँ जहाँ आप कहते हैं पेच वर्क का काम कंप्लेन आती है तो वहाँ हम कर देते हैं। और अदालतों पे जाना तो उनका काम है। देखिए, ये काम शहरी हुकूमत का है। आप हर मामले को अदालत में ले जाते हैं तो शहरी केएमसी के कामों में रुकावट पैदा की जाती है, तो इससे शहर का नुकसान होता है। अच्छा, एक और मसला जिसके बारे में आप बता दें कि सड़कों की बात जब हम करते हैं तो आजकल कराची वालों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि शहर में जगह जगह मुजाहिरे मामूल बन गए हैं और सड़कें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। कल कितनी और कोई तकलीफ थी लोगों को। बिल्कुल, कल ही की अगर हम बात कर लें तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। कोई पुलिस, कोई इंतजामिया कुछ नहीं करती, नजर ही नहीं आते वहाँ। तो क्या शहरी हुकूमत इस बारे में भी कुछ सोच रही है, कोई तशवीश है, उन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इसको भी टैकल करना चाहिए? जगह जगह मुजाहरा करने से शहरियों को तकलीफ़ होती है। जहाँ अगर शहर किसी सियासी जमात को मुजाहरा करना होता है तो वो कराची प्रेस क्लब है, वहाँ जाके करते हैं। और जो ये आजकल केसी की वजह से रोज़ का मामूल बन गया, लोगों की बिजली नहीं होती तो लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करते हैं। तो इससे मैं केसी को भी ये कहता हूँ कि इस मामले को देखें। शहरी तकलीफ़ में मुब्तला है कि 12-12, 14-14 घंटे बिजली ना होना इस गर्मी में, तो ये शहरियों के साथ, कराची के साथ ज़्यादती है। अच्छा, आप डिप्टी मेयर साहब हैं चूँकि, तो हमें ज़ाहिर मौके का फ़ायदा उठाना है। जाते जाते ये भी आपसे लाजमी पूछेंगे कि इस बार ईद कुर्बा पर आलाइशा ठिकाने लगाने, गंदगी ना हो, शहर साफ़ रहे, एयरपोर्ट के अतराफ़ में भी परिंदे डिस्टर्ब ना करें, फ़्लाइट ऑपरेशन चलता रहे, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइश उठाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तमाम टाउन्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। इस पर हमारे यूसी चेयरमैन के साथ मिलकर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, केएमसी के अमला और यूसी चेयरमैनों को हमने ऑन बोर्ड किया। शहरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आलाइशों को रोडों पर न फेंकें और चीड़ फाड़ करने से नुकसान होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। किसी साइड पर रख कर डंप करें तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आकर वहाँ से कलेक्ट करके डंपिंग पॉइंट पर ले जाएगा। तो मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा में पिछली ईद में जिस तरह बेहतर हुआ उसको इस दफ़ा उससे भी मज़ीद बेहतर तरीके से प्लान किया गया है और तमाम स्टेक होल्डर
उस मीटिंग में शामिल थे। टाउन के चेयरमैन और हमारे यूसी चेयरमैनों को हमने हिदायत की है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर जहाँ जहाँ कैंप लगाना है मटेरियल उनको प्रोवाइड की जाएगी, गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड की जाएगी, लेबर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोशिश है कि इस शहर के सफाई सुथराई के लिए सब मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद जो कि डिप्टी मेयर हैं कराची के। सो आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट द सड़कों पे टोल। मतलब कल मेरा यहाँ से नाजुबा 2 नंबर जाने का इत्तेफाक हुआ और कुर्बानी के जानवर में ढूंढ रहा था ज़रा, और यहाँ से आया चंद्रीगढ़ रोड से नाजुबा 2 नंबर के रास्ते का जितना इलाका है मतलब देख के हैरानी हो रही थी कि वो जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं जिस पे बसेस वगैरह चल रही हैं उनके नीचे गंदगी का एक आलम है। मतलब दीवार पे है, तकरीबन हर सियासी जमात का नारा है, हर सियासी जमात के पोस्टर हैं। इट वाज जस्ट एन अगली साइट। अच्छा, टॉकिंग ऑफ द सड़कों का टोल, ओके ले ले टोल, लेकिन फिर सड़कों को इस काबिल तो बनाए ना। देयर इज अ होल इंटायर चेक एंड बैलेंस सिस्टम जहां जस्टिफाई करें उस चीज़ को। और दुबई की मिसाल तो ना ही दिया करें, प्लीज़ ना दिया करें। और बाय द वे उनके तो जो हाईवेज हैं वो उस पर टोल वो लोग काटते हैं और ऑटोमेटिकली वो उनके कट भी जाती है। खैर इन एनी केस ये चीज़ें दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ कि जस्टिफाई करें टोल ले रहे हैं। अच्छा नहीं वो हो तो गया, लेकिन आपको समझ तो आ गई होगी कि पिछले पूरे घंटे में हमने ये अवॉइड की है बात, क्योंकि जो पेनफुल चीज़ें होती हैं ना हम उनको ज़रा लेटर पे छोड़ देते हैं, लेकिन अब हमें इस पे बात करनी है। अब आप बताएं जनाब। हुआ वही जिसका डर था। बजट में हर साल यही होता है, टैक्स की छुरी एक बार फिर ज़्यादा चली है तनख्वाहदार तबके पर। निजी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़े ना बढ़े मगर हर साल उन पर टैक्स मजीद बढ़ता जा रहा है। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों को अब 5% इनकम टैक्स देना होगा, यानी 1250 के बजाय अब इनका 2500 रुपए माहाना टैक्स कटेगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि माहाना जनाब कितना होगा? माहाना बन जाएगा ये तकरीबन 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों को 11,667 की जगह अब 15,000 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होगा। 15,000 रुपए, ऑलमोस्ट अगर 1.25 लाख के करीब आपकी तनख्वाह है तो 15,000 रुपए आपको डायरेक्टली आपको निकल जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इनकम टैक्स बढ़ाने की जो मंतक पेश की है उस पर मतलब इंसान क्या कह सकता है, और फरमाते हैं कि वक्त आ गया है कि इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक लाया जाए। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। जबकि टैक्स स्लैब्स में कुछ रद्द-ओ-बदल तजवीज़ किया जा रहा है, ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। अच्छा, ये पूरी लिस्ट तो दी जा रही है, और जिस तरह अभी हम पहले भी आपको बता रहे थे कि इसको बैनुल अक़वामी मयार पर लेके जाना, ये जब बातें होती हैं ना तो हमें पर्सनली बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि सहूलियात हमारी वो नहीं है, हमारी अगर आप देखें तनख्वाहें वो नहीं हैं, हमारी वैल्यू ऑफ मनी वो नहीं है, तो क्या कंपैरिजन फिर आप बैनुल अक़वामी मयार सबसे बड़ी बात यह कि तनख्वाहों का लेवल वो नहीं है, वो है ही नहीं। तो आप टैक्स बार वाला लगाते हैं तो तनख्वाहें बीच में आप दे नहीं रहे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स पर तो इंटरनेशनल मयार लागू कर रहे हैं, काश के टैक्स से आवाम को मिलने वाली सहूलियात भी इंटरनेशनल मयार का जिक्र कर दें। अब फिर वो तोजी देते हैं कि भाई इतने इंटरनेशनल मयार के टैक्स इकट्ठा करेंगे तो आवाम को सहूलत देंगे, लेकिन यहाँ आपको पता ही है एतमाद का किस कदर फुकतान है। आवाम को बेचारे पानी भी खरीद कर ही पीना पड़ता है। सरकारें आप
पाकिस्तान में कौन सा इलाका ऐसा रह गया है जहां आप नलके से पानी पी सकते हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नलके से पानी नहीं पीते। अदरवाइज आप चाहे जितने भी अमीर हो, आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं, अभी हम अमेरिका में वर्ल्ड कप ही देख रहे हैं, अगर आप अमेरिका में आराम से बाथरूम में जो पानी आ रहा होता है वो भी पी लें तो आपके पेट को कुछ नहीं होता। इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। मतलब यहाँ तो कोई चॉइस नहीं है ना, यहाँ तो आपको पीना है दूसरा पानी, बिकॉज द अदर इज जो नलकों से निकल रहा है वो तो आप कंज्यूम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं। जब ये बातें हो रही होती हैं तो हमें ये वाले डिफरेंसेस याद आ जाते हैं। बट एनीवे याफ्ता जो तबका है वो जरा सुकून में है। ग्रेड 17 से ता 22 तक की तनख्वाहें 20% बढ़ी हैं। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% का सबसे ज़्यादा इजाफा तजवीज़ किया गया है। हुकूमत ने बजट में कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का ऐलान किया है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ेगी। अच्छा, ये सारा सरकारी बातें हो रही हैं, मतलब प्राइवेट के लिए कोई बजट के दौरान अपोजिशन अरकान खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग जरा एहतजाज करते रहे। स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज भी किया गया, मगर ज्यादा जारहाना अंदाज अपनाने से गुरेजी किया। वजीर खजाना बजट तकरीर करने में भी कामयाब रहे। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई के जरिए हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। शायद यही नुकता PTI के इस नरमुनाजुक एहतजाज की वजह भी बनाओ, पता नहीं। उधर पीपल्स पार्टी के 4 अरकान ने अलामती तौर पर इजलास में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं यकीनन हमें पता है, हम हर साल बजट की बात भी करते हैं और हम भी समझ रहे होते हैं साथ साथ, और कोशिश हमारी होती है कि आपको भी समझाएं कि इससे हमें फ़र्क क्या पड़ेगा। इफ़त मंगानी ने हमें ज्वाइन की है, जो कि माशी तज्जियाकार हैं। इफ़त, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। वी डू रियलाइज़ कि बड़ा ही टफ टास्क है बजट निकालना भी, उसको जस्टिफाई भी करना और फिर उसको मंजूर करा के। इट्स वेरी टफ। आपको जो सेलिएंट फीचर्स अभी हमने भी कहे, कैसा लग रहा है? जी, जैसे आपने फरमाया कि बजट एक मुश्किल काम था, और स्पेशली उस वक्त जबकि आपके अगर आप रीसेंट पास देखें तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट्स को मिस किया है। हमारी बजट कलेक्शंस में टैक्स कलेक्शंस में काफ़ी जो टारगेट्स थे वो मीट नहीं हो रहे कंसिस्टेंटली, और हमारी करेंसी को काफ़ी प्रेशर्स का सामना था। तो अब जैसे कि हम IMF प्रोग्राम में की तरफ जा रहे हैं और उसमें जितनी जो अहम उसके नुकात हैं उनको हमें चूँकि उसके हिसाब से अपना बजट तैयार करना था तो बहुत सारे टफ़ डिसीशंस थे और वो लेने थे। इसीलिए अगर आपने जैसे देखा हो कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑल्दो अभी भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर जैसे मज़ीद टैक्सेस का जो बोझ आया है, या जो अगर आप GST वगैरह के रेट्स में ये बताइएगा, तनख्वाहदार तबके पे तो हमें अंडरस्टूड सी बात है, हर दफ़ा ही टैक्स बढ़ता है। वो लोग जो टैक्स में नहीं थे, जो टैक्स नहीं देते या अभी भी टैक्स फाइल नहीं करते, उनके लिए क्या सख्तियाँ हैं, उनके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं, उनको टैक्स में लाने के लिए क्या किया गया इस दफ़ा? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी की तरफ काफ़ी काम हो रहा है। इसीलिए जो नॉन फाइलर्स की अगर आपने जो टैक्स क्या वो घर नहीं ले सकेंगे, गाड़ी नहीं ले सकेंगे, क्या है? पहले तो सेमे बंद करने की बात आई, वो तजवीज़ रद्द हो गई थी। देखिए, उसकी जो मेजर्स हैं उसमें एक मेजर तो ये है कि आप उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर भी जो है वो एज अ टूरिस्ट नॉन फाइलर्स के ऊपर वो पाबंदी प्रपोज की गई है बजट में। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से पॉसिबल है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन बहुत सारे और मेजर्स भी किए गए। इसी तरह जैसे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, अगर आप देखें तो कैपिटल गेंस जो हैं 30% से 45% तक जो नॉन फाइलर्स के लिए कर दिया गया है। इसी तरह रियल स्टेट की परचेज़ वगैरह पे भी एडवांस टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, और मज़ीद नॉन फाइलर्स के लिए जो बड़े ज़मींदार हैं। हमने पिछले साल ये बात की थी, मैं वैसे ही आपको ब्रिंगिंग यू इन द लूप पे, हमारे जो कीन व्यूअर्स हैं उनको याद होगी, पेनल्टीज फिर लग जाती हैं नॉन फाइलर्स के लिए। दे कैन स्टिल डू व्हाट हैज टू बी डन बट दे हैव टू पे अ पेनल्टी व्हिच इज नॉट अ बिग डील फॉर देम। पेनल्टी से ज़्यादा उनके टैक्स रेट्स में इजाफा कर दिया, और अब वो टैक्स रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं कि वो एक फीजिबल नहीं रहेगा उनके लिए नॉन फाइलर रहना। ये एक इकदाम है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। जो आपका पॉइंट था कि जो ज़मींदार तबका है, सो ये ज़रूर एक कमी रहती है हमारे वहाँ, क्योंकि पूरी दुनिया भर में हम जो जिनका घर है उसको आप एग्जेम्प्ट करते हैं टैक्सेस से। सो वो जो पर्सनल रेसिडेंस है वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्सेस से, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी और बहुत सारे हमारे वहाँ वो डिफ्रेंसीशन नहीं की जाती। सो ऑल्दो इस बजट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फ्लैट या उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, लेकिन ये वाला एक
पॉइंट रहता है। इसी तरह बहुत सारे कैपिटल मार्केट्स जो एक मेजर नहीं लिया जा रहा हमारे वहाँ, जैसे वो जो तनख्वाहदार तबके की भी बात है, हमारा सेविंग रेट बतदरीज कम हो रहा है। हमारी मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में सेविंग रेट को बढ़ाने की, एनकरेज करने की ज़रूरत है, जो कैपिटल मार्केट्स का बेसिस बनती है। वो मेजर्स हमने नज़र नहीं आ रहे काफ़ी। What could have been done for that specific thing कि हमारा सेविंग रेट बढ़े? देखिए हमारे जैसे इस वक्त जो है म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये दुनिया भर में, जब ये म्यूचुअल फंड्स और अभी भी हमारे यहाँ भी बड़े लुक्रेटिव हैं। हमारे वहाँ एक ज़माने में आपको मालूम होगा, जैसे याद होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल थी म्यूचुअल फंड्स को। इस वक्त जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन वॉलंटरी पेंशन स्कीम पर 20% का टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन वो डेफर्ड टैक्सेशन पूरी दुनिया भर में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी उस मकाम पर नहीं पहुँची है और वो एग्जेम्पशंस स्टे करनी चाहिए थी जब तक कि उसका एक लेवल नहीं हो जाता, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स ग्रोथ हर दुनिया भर में यही बेसिस बनती है। एक सस्टेनेबल, जिसको हम आजकल कहते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल उसी वक्त होती है जब आपकी कैपिटल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वाइबल तौर पे या कंसिस्टेंट बेसिस पर उनमें ग्रोथ आ रही होती है। सो जो म्यूचुअल फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या रिटेल इन्वेस्टमेंट साइज़ है, ये सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और हमारे वहाँ पर वो जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी वो बतदरीज कम हो रही हैं। सो इसीलिए हमारे वहाँ एक सस्टेनेबल ग्रोथ इन दीज कैपिटल मार्केट सेगमेंट, जैसे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हमने उसकी रेगुलेशंस को बहुत सिंप्लीफाई किया और ये एक बहुत अच्छा जो रियल स्टेट की तरफ जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़ी ज़मीनें नहीं ले सकते या बड़े घर नहीं ले सकते, वो एक छोटे यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे रीट्स के तहत। उसमें जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी उनको भी सिंप्लीफाई नहीं किया गया। तो बहुत अरसे से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ या रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनकी एक वो रही है कि इसको भी फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाए कि वो एग्जेम्पशंस अवेलेबल हो। अच्छा, रियल स्टेट में फिर दो ओपिनियंस भी होती हैं ना। एक और चीज़, क्योंकि ये स्पीच का हिस्सा था मिनिस्टर साहब का, अब उन्होंने कहा है कि मुलाजमी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इसलिए उन्होंने इजाफा किया ताकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ाई जा सके। इससे क्या इकोनॉमी में कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब ये मंतक कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप तनख्वाहदार अगर सरकारी मुलाजमीन है, उसमें यकीनन जब उनकी सेविंग रेट्स बेहतर होती हैं, अगर उनकी तनख्वाह बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन इकनॉमी में एक कंजम्पशन साइड में भी आती है जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ का हिस्सा बनती है, और दूसरा ये कि अगर वो सेविंग की उसमें भी आते हैं तो वही उसी तरह से वो ट्रांसफ़र होती है। लेकिन क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर या हमारा जो बाकी जो सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी है, क्या उनको भी उसी तरह की इजाफे हो रहे हैं या नहीं है? लेकिन चूंकि अगर आप टैक्सेशन रेट्स वगैरह जिस तरह से बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर पे, तो वो प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों में इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट्स मुमकिन नहीं हो रही, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो लास्ट ईयर की 30% थी इस साल की। तो क्या हम वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि एक प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को वही ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि ज़ाहिर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, फिर भी हमारी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20% है। हमारी कैपिटल मार्केट्स में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि चूँकि एक्सपेक्टेशन है और मार्केट्स रिएक्ट करती हैं फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे, तो एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे हमारी मार्केट्स में बेहतरी आ रही है। इन्वेस्टर्स का रुझान आ रहा है। एक जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए किया है कि उन्होंने फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड से इक्विटी फंड्स को अट्रैक्टिव कर दिया है। वहाँ पर टैक्स रेट में डिफरेंस किया है, क्योंकि वो 15% से people are still parking their money in these assets. शुरू में तो सिर्फ एक ही एसेट पूरे पाकिस्तान को पता था ना, प्लॉट ले लें, ज़मीन ले लें। सो अब ज़मीन लेना लुक्रेटिव, तो वैसे ही ज़मीनों की जो हालत है, जो रेट्स का हालत है, क्या उस मार्केट में कोई बेहतरी आएगी या वो इसी तरह उस ये पर्पसफुली है कि जी ज़मीन की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए? जी देखिए, यही जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि जो रियल स्टेट है उसको सिनोनिमस किया जाता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, लेकिन रियल स्टेट सेक्टर से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए रियल स्टेट ट्रस्ट को, जिसमें एक छोटा इन्वेस्टर जो नहीं अफोर्ड कर सकता बड़े घर लेना या आपकी रीच से बाहर है,
वो भी गाड़ियाँ सस्ती होंगी महंगी होंगी, आपको हेज कर सकता है। हमें जल्दी टाइम, गाड़ियाँ सस्ती होंगी महंगी होंगी? अभी टाइम है, हमारे साथ ही है। गाड़ियाँ मजीद महंगी होंगी, छोटी गाड़ियाँ क्या सस्ती होंगी नहीं होंगी, ये सब बताएंगे आपको। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप गेट इन टच विद अस। फनकानी हमारे साथ हैं, माशी तज्जियाकार हैं, सना तौफीक हैं हमारे साथ मौजूद, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, इनफैक्ट रिसर्चर हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। और हमने इफ़त से काफ़ी बातें की हैं, हम सना को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमने सना काफ़ी चीज़ों का अहाता किया। सबसे पहले तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सैलरी क्लास पे और टैक्स लगेगा, सो इस दफ़ा भी लगा, लेकिन और जो इक़दामात करने की बात की जा रही थी और बड़ा हमें अच्छा लगा था वो बयान वज़ीर ख़जाना साहब का कि भाई मुल्क नहीं चल सकते चैरिटी फिलांथ्रपी पे, मुल्क टैक्सों पे ही चलते हैं। लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, जो तजवीज़ सामने आ रही है, आपको लगता है कि दैट्स इनफ, वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? थैंक यू अब्दुल्ला। सो सबसे पहले आई थिंक एक जो कंसर्न था सबसे ज़्यादा वो यही था कि फाइलर पे मज़ीद टैक्स या जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन पे मज़ीद टैक्स, आई थिंक ये चीज़ कल के बजट में एड्रेस हुई है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और हमने ये चीज़ देखी है कि जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात होती है कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस बजट में वो चीज़ सामने आई है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम उस पॉइंट पे हैं कि जहाँ हमें इंश्योर करना है कि जो IMF का नया प्रोग्राम है EFF, वो हम सक्सेसफुली निगोशिएट कर सकें IMF से। सो उसके लिए जिस तरह हमने देखा इस बजट में कि एक रिटेल चेन है हमारी जो कि आज तक टैक्स नेट में आई ही नहीं है, उस पे टैक्स लगाने की बात की गई है इस बजट में। फिर हमने देखा नॉन फाइलर्स पे जो कह लें आप स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो ज़रूरत भी थी उनके टैक्स रेट्स हमने देखे हैं, वो रिवाइज़ अप किए गए हैं। फिर इसके अलावा जो दीगर मज़ीद एग्जेम्पशंस थी उस पर भी हमने देखा है कि एग्जेम्पशंस वापस ली गई। सो आई थिंक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बात सिर्फ ये कि कितना हकीकी तौर पे इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितना उससे टैक्स रेवेन्यू जमा किया जा सकता है। सो ओवरऑल आई थिंक इसमें इस बजट में रिफ्लेक्ट किया गया एक वो IMF वाली चीज़, IMF वाली कंडीशंस कि आप ऑलरेडी जो टैक्स नेट में है उससे बर्डन हटा के ब्रिंग द अंडर टैक्स्ड और द अनटैक्स्ड सेगमेंट इनटू द टैक्स नेट। सो इस बजट अच्छा ये ज़रूर बताइएगा बिकॉज बहुत से आवाम जो है वो जब बजट आता है तो उनको सिर्फ एक चीज़ से गर्ज होता है कि क्या महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी, बाकी किसको क्या टैक्स लग रहा है और आधी कौम को तो इस बात का की समझ भी नहीं आएगी और शायद उन पे उस तरह लाइबल तो खैर सारे ही होंगे, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए तो आपको ओवरऑल क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है कि वो बेहतरी होगी? देखें ये चीज़ इस चीज़ से हम बिल्कुल अपनी आंख नहीं फेर सकते कि आप IMF में जब भी होते हैं तो जो बजट होता है वो इन्फ्लेशनरी ही होता है नेचर में। सो ये जितने मेजर्स हमने अभी पूरे मेजर्स की शायद बात भी नहीं की जितने इसमें हैं, सारे इन्फ्लेशनरी ही हैं तकरीबन। जो अगर छोटी सी मिसाल दें, PDL की बात हो रही थी, जो पेट्रोलियम लेवी की बात हो रही थी, 60 रुपीज़ से 80 रुपये करने की बात की गई है इसमें। तो जहाँ पेट्रोल आपका महंगा होता है तो वो एक रिपल इफेक्ट रखता है इकोनॉमी में, हर चीज़ महंगी होती है। तो वो आम इंसान पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसी चीज़ का आता है और फिर ऑब्वियसली जितनी आप कह लें बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं उस पर वो रिफ्लेक्ट करती है चीज़। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हम कह सकते इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी नहीं, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ थोड़ा सा हमें ये समझने की जो ज़रूरत है, जो हमारी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने की एक कह लें एक मेजरमेंट कहलाता है, उसमें बेस इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बेस इफ़ेक्ट आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ, पिछले साल इसी दौरानिए में जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी एलिवेटेड थे, तो आने वाले महीनों में नंबर्स तो नीचे ही होंगे बट जो उसकी आप कह लें एक इंटेंसिटी वो फील होगी, वो एक आम इंसान को फील होगी। जब आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं आपको मज़ीद महंगा मिल रहा है तो वो आपको फील होगा। क्या लेवी मज़ीद बढ़ने के इम्कान हैं? बिल्कुल है। और इसी चीज़ के लिए जो इन्होंने 60 रुपये से 80 रुपये का किया लेवी, या तो ये करते या GST बढ़ाते, तो उन्होंने प्रेफर किया है कि PDL को बढ़ाया। बट अच्छा, बहुत से सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई, घर बनाना इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी जो अब अगर प्लॉट सस्ता मिलता है तो वो घर बनाने के पैसों में उसकी कसर पूरी हो जाती है। सो क्या ये और प्राइसेस बढ़ेंगी, एक आम आदमी के लिए एक घर तामीर करने का ख्वाब रहेगा या एक छोटी गाड़ी खरीदने का ख्वाब ही रहेगा? बिकॉज जब वो पैसे जमा करता है गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, जब वो पैसे जमा करता है गाड़ियाँ और महंगी हो जाती हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशनरी मेजर्स का जो वो है उसका पर्सपेक्टिव या रियल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा एक तो स्लो करें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब हाई होंगी तो फ्री मार्केट्स में डिमांड सप्लाई पे
डिपेंड करता है। तो एक अगर सीमेंट की जो बोरियां अगर बिकनी बंद हो जाएंगी, अगर उसको आसान अल्फाज में, तो उसकी कीमत में कमी आएगी। सो फ्री मार्केट्स में इसी तरह से डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस डिटर्मिन होती हैं और आपकी इन्फ्लेशन ही कम कर जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट हाई के इन्फ्लेशन को लोअर करने का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। हमारी जैसी इकोनॉमीज़ में बिकॉज अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर भी एक है जिसकी वजह से एग्जैक्टली वो अचीव कितने हो पाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स या नहीं हो पाते, वो एक बहुत रोल प्ले करता है। इसीलिए इकोनॉमिक थ्योरी में और थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, एक आपसे सवाल करना सना, हमने देखा है हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, सुआ बाज़ार लाहौर, लिबर्टी मार्केट, फैसलाबाद की मार्केट, जो बोरी बाज़ार, यहाँ पे माशाल्लाह जो रिटेलर जो होलसेलर बैठा हुआ है 13 अरबपति करोड़पति एटलीस्ट, ये कैश पे गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, कैश पे घर भी ले रहे होते हैं, मतलब एवरीथिंग इज अनडॉक्यूमेंटेड, कैश पे सारी इनकी जिंदगियाँ चल रही हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ गैराज में खड़ी हुई हैं। वुड दैट बी पॉसिबल एनी मोर? सो जिस तरह मैंने बात पहले स्टार्ट की थी कि रिटेलर्स पे टैक्स लगाने के बाद, सो इस दफ़ा हमने देखा एक बोल्ड डिसीजन लिया तो गया है इस बजट में कि इन रिटेलर्स को, सो अगर ये इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, और ये कैश पे एसेट बनाना कितना आसान रहेगा? अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी में जिस तरह अभी इन्होंने फत साहिबा ने बात की, सो अगर जहाँ हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है एग्जैक्टली पेरिल उतनी ही अनडॉक्यूमेंटेड है। बिल्कुल, ये अलमिया है हमारे मुल्क का, तो एक्चुअली यही तो मसला है। बिल्कुल यही मसला है, दैट इज द इशू। एब्सोल्युटली। तो हमने उसको एड्रेस किया है इस बजट में कुछ हद तक, जिस तरह एक टैक्स लगाने की, वही बात है, ख्वाब तो बड़े अच्छे दिखाए गए हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। इम्प्लीमेंट ट्रू सेंस में हो जाए तो आई थिंक नथिंग लाइक इट, बट वही बात है कि आसान नहीं होगा। जो एक इकोनॉमी एक पैरेलल चलती आ रही है सालों से, उस पर क्रैक डाउन करना एक मुश्किल काम है, बट आई थिंक अचीवेबल है, डूएबल है, और वक्त की ज़रूरत है कि ये किया जाए। और फिर एक विल की भी ज़रूरत है कि अगर डिटर्मिनेशन है ये करने हर की, चीज़ तो हारिस रऊफ की तरह किस्मत पे नहीं डाली जा सकती, विल भी दिखानी पड़ती है। प्लीज आप हारिस रऊफ को माफ कर दो। बहुत शुक्रिया सना थैंक यू बीइंग हियर विद अस। अब देख लें, मतलब आपके सामने ये चीज़ें, और बात सारी ये है कि जो अच्छे मेजर्स लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन जैसे कि हमारे तजियाकार, एक तो बाय द वे सॉरी फुटनोट में इस पर डाल दूं, दोनों खवातीन हमारी जो आई हैं एक्सपर्ट्स इस पे बात करने के लिए, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज़ इन द पास्ट वी हैव हैड मेनस्ट्रीम मीडिया पे बड़ी मेल डोमिनेटेड बजट ट्रांसमिशन, और ये फील्ड खास तौर पे, तो लिहाजा थैंक यू सो मच लेडीज फॉर बीइंग हियर। ईद की आमद है, और इन दिनों जिस शख्स की सबसे ज़्यादा ढूंढ होती है वो होता है कसाई। कुर्बानी का जानवर ज़बह कराने के लिए हमेशा पेशावर कसाब की लोगों को तलाश रहती है, लेकिन बहुत मुश्किल मिलता है पेशावर कसाब, इसलिए अक्सर लोग पहले से ही कसाबों की बुकिंग कर लेते हैं। मैंने आपको सही बताऊं, मैंने 20 दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने कॉल कर दी थी, जो हमारा, हालांकि अभी जानवर नहीं लिया, नहीं जानवर का तो कोई सीन ही नहीं था। अक्सर कसाब वो मांगे दाम भी वसूल करते हैं। कसाई, मैं कसाई का, चले कसाब कह लें, कुछ भी कह लें, कसाबों की एसोसिएशन ने भावताव से बचने का तरीका निकाल लिया है। मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन कराची ने जानवर ज़िबाह करने की रेट लिस्ट जारी कर दी है। ईद के पहले दिन गाय की कुर्बानी के 20,000 रुपये, बकरे का रेट 10,000 रुपये। अगर किसी का बकरा ही 20,000 वाला हो तो 10,000 तो उसमें दे रहे। देखो जब हम ये जानवर दिखाना शुरू करते हैं ना, दे ऊँट नहर करने का 40,000 लिया जाएगा। अगर कोई इससे आधे पैसों में कुर्बानी का जानवर ज़िबा कराना चाहता है तो उसे ईद के दूसरे या तीसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मुझे बकरे के रेट पे एतराज़ है, बाकी तो चलें ऐसे ही होता था। वैसे आई लाइक द आइडिया ऑफ ईद का दूसरा या तीसरा दिन, पहले दिन ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा होता है। हाँ, हो तो रहा होता है, बट कोशिश सबकी यही होती है कि चलिए ईद का पहला दिन ज़रा आप कुर्बानी के फरीज़े से फ़ारिग हो जाएं। फिर बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ होते हैं और उनकी कुर्बानियाँ यहाँ हो रही होती हैं, यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ फिनोमेना, कि आपके भी बहन भाई ज़ाहिर है जो अमेरिका, कनाडा, कहीं भी UAE वगैरह में भी अगर रहते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ पे आप हमारे लिए जानवर ख़रीद लें। वो ये चाहते हैं कि उनकी पहले आपके पहले रोज़ उनकी कुर्बानी हो जाए, क्योंकि उनको ऑलरेडी दूसरा दिन चल रहा होता है, प्रेशर वहाँ से पड़ा होता है। अच्छा, हमें जो बहुत प्रेशर पड़ा होता है। मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शेख अरसलान कुरैशी से हम बात करते हैं। कुरैशी साहब, ईद करीब है और लोग जानना चाहते हैं कि इस बार कसाब क्या रेट मांगने वाले हैं और तय क्या किया गया, क्योंकि कुछ रेट्स पे हमें ऑलरेडी एतराज़ भी हो गया है। 2 से 3 मन और 4 मन के जिनके जो जानवर हैं, जो दरमियाने जानवर होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो रेट निकाले हैं वो है 20,000 रुपये पहले दिन के हिसाब से। इसके साथ 5 से 8 मन तक, 7.5 मन, 8 मन, 5 मन हैवी जानवर होता है, भारी भरकम होता है,
तो इसके लिए हम लोगों ने रेट निकाले हैं पहले दिन के 40,000 रुपये। दूसरे दिन के लिए जो मामलात होते हैं वो आवाम का और कारीगरों का, कसाब और कुरैशी साहिबान का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो भी वो रेट तय करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके साथ साथ हमने बकरे के जो रेट निकाले हैं वो निकाले हैं, जो थोड़े से बड़े बकरे होते हैं वो हमने इनका रेट निकाला है 12 से 15,000 रुपये पहले दिन का, और दूसरे दिन का वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। दरमियाने बकरे का जो रेट निकाला है वो 6,000 से लेकर 7,000 रुपये। ठीक है, दरमियाने बकरे का समझ आता है 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये बकरे के साइज के एतबार से, लेकिन जो बछड़े के साइज के बकरे हैं उनका सही है जी, उनका तो जाहिर ज़्यादा ही होगा। नहीं तो फिर वो भी होते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कर, अदरवाइज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अच्छा, अब करीब करीब जानवर के दाम के बराबर ही वैसे कसाबों के रेट है। 40,000 रुपये अगर बड़े जानवर का रेट है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? नहीं, मेरे ख्याल में या तो आप मंडी गए नहीं हैं या फिर आपको किसी ने गलत बयानी करी है आपके साथ में। जानवर और मजदूरी के रेटों में और जानवर की जो रियल कीमत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम मंडी जाएं तो हमें लग पता जाता है कि कम से कम 1.5 लाख रुपए का एक जानवर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो आम दरमियाने जो इलाके हैं वहाँ पर भी 12 से 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं। अब हम इनको बता देते हैं कि आप तो मंडी जाते रहते हैं। खैर, इन एनी केस ये बताइएगा कुरैशी साहब कि अगर इतने पैसे दिए जाएंगे तो लोग ये भी चाहेंगे कि काम जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिले, उसका एक मयार होना चाहिए। तो ईद के दिनों में तो हर कोई जो है वो छुरी उठाकर कसाब बन जाता है। तो आपकी एसोसिएशन के मंजूर शुदा प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी शनाख्त कैसे होगी? मेरा दिल बड़ा हुआ इस हवाले से कि जियो न्यूज़ के तरफ से जो सवाल किया गया उसमें कसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ना कि कसाई का। असल लफ्ज़ जो है वो कसाब है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त मेरे दिल की बात को आपने अपनी ज़बान पे लाया। तो जनाब अली, ऐसा है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपने इलाके के, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने इलाके के उन दुकानदारों से राब्ते में रहें, ना कि किसी भी एरे गैरे नथु गैरे से कोई नया शख्स आपके इलाके में आता है, वो छुरी चाकू हाथ में लेता है, भुगता उठाता है, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। आप अपने इलाके के दुकानदार पर ट्रस्ट करें। अगर 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे का फ़र्क आता है तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दरख्वास्त करूँगा कि आप उसी प्रोफेशनल कसाब से, उसी भाई ब्रदर से, उसी कुरैशी भाई से जो है ना आप काम करवाएं, ना कि किसी भी एरे गैरे शख्स पे ट्रस्ट। आपने मेरे सही टर्मिनोलॉजी यूज करने की तारीफ की, उसके बाद मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी। ये जज्बात की रो में बह गई। अच्छा कुरैशी साहब, एक और चीज़ ये भी अहम है कि ईद से पहले और बाद में गोश्त की कीमतों में फ़र्क देखा जाता है। अब तक तो रेट नीचे नहीं आया, थोड़ा बहुत वैसे पिछले हफ्ते मैंने देखा था कुछ फ़र्क पड़ा है। ईद के बाद रेट क्या गिरेंगे गोश्त वगैरह के? पाकिस्तान भर में जितना महंगा गोश्त फरोख्त हो रहा है उसकी बुनियादी वजह बनती है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर्स। मैं एक्सपोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, एक्सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला बढ़ता है, लेकिन जो कानून है वो कानून ये बनता है कि एक्सपोर्टर्स अपना जानवर ख़ुद से ब्रीडिंग करे, पाले, उसको अपने फार्म में तैयार करे। 70% जानवर जो है वो गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, 30% वो कराची और दीगर पाकिस्तान की तमाम मंडियों को वो जानवर देगा। उसका फ़ायदा यह होता है कि एक्सपोर्टर हमारी लोकल मंडियों को नहीं छेड़ता, इस वजह से हमारी आवाम को और आप सबको काफ़ी फ़ायदा है, मतलब गोश्त मिल जाता है वारे के रेटों में। जब मार्केट में जानवर ही नहीं होगा, एक्सपोर्टर डायरेक्ट हमारी, बल्कि मैं कहता हूँ कि आवाम की मंडियों से जानवर ख़रीद के एक्सपोर्ट करेगा तो लामाला जानवर की तो कमी भी होगी, तो उसको फिर हम रेटों में तो कवर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का कुरैशी साहब, और देयर यू गो, अब रेट्स का आपको समझ आ गई है। क्विकली इफ वी हैव टाइम, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये बात करेंगे। आप जरा इज़हार ख्याल कीजिए ना, आपको कैसे लगे रेट? 20,000, 40,000, 15,000 बकरा इट्स टू मच। बस बकरा बहुत ही बड़ा होना चाहिए। ख्याल पूछने की क्या जरूरत है, पता ही है इट्स टू मच। भाई बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है लाहौर में DHA फेज़ 6 में। कम उम्र ड्राइवर की टक्कर से लम्स का एक तालब इल्म जाँ बहक हुआ, जबकि इसका भाई शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसे के बाद मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गई। 17 साला मुलजिम मौके से फ़रार हो गया। यही नहीं, मुलजिम ने 14 जून तक ज़मानत भी कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली है। पिछले साल नवंबर में भी डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर ने एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को टक्कर मारकर हलाक कर दिया था। मौजूदा केस में पुलिस का मौक़िफ़ है कि ज़मानत की मुद्दत ख़त्म होने पर मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। वाक़े के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने गम गुस्से का इजहार किया, जिसमें कहा गया कि बिगड़े हुए अमीरज़ादे लोगों की जानों से खेल रहे हैं, दौलत की वजह से वो कानून से भी बच निकलते हैं।
तो बाय द वे अगर यही सोच रहे हैं लोग तो ये सही सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही है, जब कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। और दूसरा ये है कि चले ये अंडर एज था, 17 साल का था, ये एक कत्ल का केस बन रहा हो तो ये जमानतें कैसे हो जाती हैं कबल अज़ वक्त, ये भी एक क्वेश्चन है। बात करेंगे एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन लाहौर बुशरा निसार से। बुशरा साहिबा, पहले तो ये वाकया समझा दें हमें कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, बज़ाहिर किसकी गलती लग रही है आपको? ऑल्दो इसकी एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी वायरल हुई है और ना मुल्जिम पुलिस की हिरासत में है और ना गाड़ी का जो एक्चुअल मालिक है, तो ये क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसमें एक अंडर एज ड्राइवर गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो कि बड़ा ही बेरहमी से 2 नौजवानों को कुचल देता है। ये बिल्कुल इसका इंटेंशनल एक्ट था, गलती भी उसी की थी और वो उनको डेलिबरेटली उसने उनको हिट किया है, जिससे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इसमें से एक जो था नौजवान, उसकी वहाँ मौके पे डेथ होगी और जो दूसरा अभी भी क्रिटिकल है। तो इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलज़िम को जो भी उस कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उसको रोल को डिफ़ाइन किया जाएगा और उसको प्रॉपर्ली इस केस में बुक किया जाएगा। और इसमें बिल्कुल वी विल मेक श्योर कि उसको प्रॉपर इसमें सज़ा हो। तो आपका खुद कहना है कि इंटेंशनल था, डिलिबरेट एक्ट था, और डिलिबरेट एक्ट मतलब कि जानबूझ के देखते हुए मारा गया और एक्चुअली यू कैन सी दैट इन द। अच्छा, इससे पहले भी बुशरा साहिबा ऐसा वाक़या आया था और बड़ा रिएक्शन आया था, पुलिस ने बड़ा कार्रवाई करने की भी कोशिश की, मुहिम भी चलाई, किसी को लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर नहीं लाने देंगे, लेकिन फिर नया वाक़या हो गया। क्या पुलिस की नाकामी कहें या और कुछ वजूहात हैं, क्या आप कहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल, जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था डिफेंस सी में, उसके बाद पुलिस ने एक बड़ा एक्सटेंसिव क्रैकडाउन किया था अगेंस्ट अंडर एज ड्राइवर्स। उसमें मैं आपके साथ फिगर शेयर कर देती हूँ, जिसमें अराउंड पुलिस ने जो अंडर एज किड्स हैं उनमें कोई 34,000 के करीब जो थी FIR रजिस्टर की। इसके अलावा डिफरेंट हेड्स में जैसे रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइवर्स और यूजेज ऑफ मोबाइल ट्यूरिंग ड्राइवर, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कि रोड पे ट्रैफिक का रीज़न बनते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था। और ये हमारी एक्सरसाइज अभी भी जारी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बट इसमें मेरा मैसेज ये है कि हर चीज़ में पुलिस जो है अपना पार्ट प्ले कर रही है और फर्दर इस चीज़ को इम्प्रूव भी करेंगे, लेकिन एज अ सोसाइटी भी हमें इस चीज़ में अपना रोल प्ले करना चाहिए कि जब एक अंडर एज बच्चा घर से गाड़ी लेके निकलता है तो उसके वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी। उनके वालिदैन को चाहिए कि वो इस तरह की एक्सरसाइज जो भी है जिसके नतीजे में दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में आती हैं या उनकी जान जा सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको एज अ सोसाइटी भी अज्यूम करनी चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स स्कूल कॉलेजेस में भी स्टार्ट होनी चाहिए ताकि हमें इसको क्रैक डाउन किया जा सके और इसको मिनिमाइज़ किया जा सके ताकि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। तो मुझे वैसे इस बात की समझ नहीं आई कि क्या अवेयरनेस कैंपेन किसी माँ बाप को चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें, गाड़ी की चाबी हटा के रखें, मतलब ये कोई आके कोई सिखाएगा? ये अजीब बात लगती है। खैर एनीवे बुशरा साहिबा, आपसे तो और भी बातें करनी है। जैसे कि ये बात ठीक है कि हमारे कानून जो है वो अंडर एज मुल्ज़िमान को एक खसूसी प्रोटेक्शन देते हैं और ओके फाइन, वो सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन आपकी नज़र में क्या कानून में तब्दीली लानी चाहिए? अंडर एज छोटी बात नहीं। एग्जैक्टली, कत्ल इज अ बिग डील। अंडर एज ड्राइवर नहीं तो गाड़ी देने वाले को सख्त सजा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो पकड़ होनी चाहिए। जी, जहाँ तक कानून साजी की बात है, इसमें बिल्कुल इस इशू को सीनियर लेवल पे देखा जा रहा है। इसमें कानून में अमेंडमेंट्स भी की जाएंगी ताकि जो एक रिलीफ मिलता है एज की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो क्राइम है उसमें डिक्रीज़ नहीं आता, तो उस पहलू से इस चीज़ को देखा जाएगा। इसमें अमेंडमेंट्स की जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें अभी भी पाइपलाइन में है, तो ये प्री मेच्योर होगा कि इसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट करूं। लेकिन आई एम श्योर कि जो भी इसमें चेंजेस की जाएंगी फ्यूचर में वो हमें हेल्प आउट करेंगे और इस क्राइम को डिक्रीज़ करने में भी हमारी मदद। बहुत शुक्रिया बुशरा निसार, SP कैंट इन्वेस्टिगेशन लाहौर। आप अपनी थॉट्स हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल मुलाकात करेंगे।